नमस्कार। आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं हेमंत कुमार और हमारे साथ हैं साहित्यकार, राजनीतिक चिंतक प्रेम कुमार मणि जी। हम आज बात करेंगे कि बिहार में जो जातिवार जनगणना हो रही है उसका आने वाले लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, उसके सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर हम मणि जी से बात करेंगे। हमारे साथ मणि जी हैं। आपका स्वागत है आरएडी न्यूज़ पर। मेरी सोच है कि इसका जातिवार गणना का लोकसभा चुनाव या किसी भी चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। मैंने अखबारों में नेताओं का बयान और जो खबरें जो छपती हैं उसके आधार पर यह देखता रहा हूँ कि ये लोग उत्साह में हैं, खास करके जनता दल, यू और आरजेडी के लोग, कि इससे कोई क्रांतिकारी काम है। मैं इसे क्रांतिकारी काम नहीं मानता हूँ। वह बिल्कुल वैसा ही काम है जैसे जो एग्जीक्यूटिव काम में कुछ काम ऐसे होते हैं कि जब जाति के आधार पर हम कुछ आरक्षण दे रहे हैं तो ज़रा सा एक बार इसकी जांच कर लें, और ये जांच होते रहती है। ये लोग झूठ बोलते हैं। जाति के आंकड़े सरकार के पास हैं और बहुत अच्छी तरह हैं। वह जाति के ही आंकड़े नहीं, कितने लोगों को टीबी है, कितने लोगों को कोई बीमारी है, कितने लोग अंधे हैं, कितने लोग किस रोग से पीड़ित है, ये सब की जानकारी सरकार के पास होती है और इसकी लगातार सतत गणना भी होते रहती है। सरकार की एजेंसियां हैं, उसके कर्मचारी हैं, वो करते रहते हैं। जब ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, बहुत आसानी से गांव-गांव में हमारे कर्मचारी हैं। वह पूरे गांव में हम चाहेंगे तो बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर हम जानकारी हासिल कर लेंगे। आजकल तो इतना विकसित हो गया है, टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई फ़ायदा, राजनीतिक कोई फ़ायदा होने वाला है, और यह कोई राजनीतिक और कोई क्रांतिकारी काम है भी नहीं। यह बिल्कुल महज, अब इसलिए न मैं इसका विरोध करता हूँ, ना इससे बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि करना चाहिए सरकार को। अगर जो लोग रोक लगा रहे थे वो भी गलत थे। हम अब ये वैसे ही है कि जैसे हमारे कमरे में 5 गेस्ट आ गए हैं तो हमको केवल भीतर या जहाँ कहीं भी हमसे चाय मंगानी है तो उनको खबर देनी है कि 5 हैं कि 15 हैं। जी। तो वह चाय 5 के लिए आएगी कि 15 के लिए आएगी, तो ये जानकारी हमको भेज दिए, बस इतना ही बड़ा काम है। ये कोई क्रांतिकारी काम है ही नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ये चुनावों में खास करके कोई ऐसा दल नहीं है जो ये बताता है कि हमने फलानी फलानी जाति को इतने टिकट दिए और फलानी जाति की इतनी संख्या है, उसके आधार पर हमने टिकट बांटे। तो जब ये सभी पार्टियां इसका इस्तेमाल करती हैं तो क्यों न जाति का आंकड़ा जो आप कह रहे हैं कि सबके पास में है, सरकार के पास में है, लेकिन आधिकारिक रूप से वो आंकड़ा सतह पर नहीं आया हुआ है। वो अगर है तो काफ़ी पुराना है और उसके बाद वो आधिकारिक रूप से नहीं आया है। 2011 में जो केंद्र सरकार ने जो सर्वे करवाया था तो वो उसको भी ये नहीं किया गया, पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। तो अगर आप मान रहे हैं कि ठीक है इसका राजनीतिक असर नहीं होगा, लेकिन जब पार्टियां इन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं कि हम फलानी फलानी जाति को हमने इतना टिकट दिया, फलानी जाति फलाने क्षेत्र में इतनी है, ये सब लोग ये कहते हैं, तो ये हो जाए तो क्या दिक्कत है? हम तो वही बता रहे हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि एक डॉक्टर, हमारे भीतर कितनी बीमारियां हैं इसकी जांच करा रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन वह कैसा बेवकूफ़ डॉक्टर है कि वह उसके सार्वजनिकरण पर ज़्यादा जोर दे रहा है, किसको सार्वजनिक किया जाए। उसको केवल डॉक्टर को जानना चाहिए। अच्छा। सरकारें जानती हैं और सरकार ये जो कह रहे हैं कि सरकार नहीं जानती, इसको सार्वजनिक किया जाए। क्यों सार्वजनिक किया जाए? ये जान करके क्या करेंगे? सरकार और विधायिका अलग अलग चीज़ है। विधायिका का एक पार्ट सरकार जरूर होता है, सरकार को जरूर जानना चाहिए, और सरकार जान रही है, वैसे ही नहीं काम कर रही है। कोई भी सरकार जो है, बिहार की सरकार आज की है या केंद्र की सरकार है, वह जान रही है कि हमारे यहाँ किस आबादी के कितने लोग हैं, लेकिन इसको सार्वजनिक क्यों किया जाए?
यह ऐसी चीज़ें हम बीमारी हमारे भीतर ट्यूबरकुलोसिस है कि हमारे भीतर कोरोना है कि क्या है, ये कोई डॉक्टर कहेगा कि इसको सार्वजनिक, डॉक्टर कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहता है अपने पेशेंट के बीमारी को, और उसका ब्लड प्रतिशत कितना है, फलाना उसमें कौन से अवयव कितने हैं, किस स्थिति में है, इसको डॉक्टर को जानना चाहिए। यह सार्वजनिक करने का यह गलत बात है। और एक चीज़ लोग दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने जाहिल पीढ़ी आई है राजनीति में कि वह इतिहास को जानती है न भविष्य पर उसका क्या, हम जो करने जा रहे हैं भविष्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है कुछ नहीं जानते। जाति और जाति प्रथा एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ही उलझा हुआ मामला है। समाज विज्ञानी भी इस पर लगातार काम कर रहे हैं कि कब इसका प्रादुर्भाव हुआ, कब इसका विकास हुआ, कब सिमटते रहा। और यह हुआ है कि हर समय, कम से कम जितने समय से हमारी सभ्यता है भारत में, तो जातियों का लोग कह रहे हैं कि वह सिंधु सभ्यता में भी जाति थी कि कुछ लोग घेरे में रहते थे और कुछ लोग सामान्य जगहों में रहते थे, तो एक वर्गीकरण वहाँ भी था। फिर वो समझ में आता है कि वो बुद्ध के ज़माने में भी जाति थी और जाति आज भी है, वह मुगल काल में भी थी, ब्रिटिश काल में भी थी। जातियों का पहले इस पर अध्ययन करना चाहिए था, राजनेताओं को, समाज विज्ञानियों को बुलाना चाहिए था। जाति जिस रूप में बुद्ध के ज़माने में थी, मध्यकाल में नहीं थी, और जो मध्यकाल में थी उस रूप में आज नहीं है, तो हमको यह करना था कि इसको हम इस रूप में इसका अध्ययन करें, इस रूप में इस पर काम करें कि कोई विकृति समाज में नहीं आए, क्योंकि समाज का उद्देश्य एक आधुनिक समाज बनाना है। और अंग्रेज़ों ने इसका, देखिए, जाति का इस्तेमाल सबसे पहले राजपूतों ने किया राजपूत काल में, और सामंतवाद को मजबूत करने के लिए इसका प्रयोग हुआ। पूर्व मध्य काल के पहले इस जाति का बहुत बड़ा उपयोग हमारे यहाँ में नहीं था, लेकिन जाति की उपस्थिति थी, कुछ लोग यह करते थे, लेकिन अत्यंत एक इक्वलिटी की भी भावना थी। कोई दूर आप देखिएगा, और भी पहले जो वैदिक काल के इर्द गिर्द की बात हम करते हैं, तो रामशरण शर्मा तो इतिहासकार थे, जरा पढ़ा तो होता उन्हें। 12-13 तरह के पुरोहित होते थे, सबका इक्वल अधिकार था। वह जो अधिकार ब्राह्मण को मिलता था, दक्षिणा मिलती थी, उतनी ही दक्षिणा बढ़ई को भी मिलती थी। लेकिन वो कैसे सिमटने लगा, तो वर्चस्व कैसे बनने लगा, फिर वर्चस्व को बार बार ख़त्म भी किया गया। बुद्ध ने उसको चुनौती दी, कबीर ने चुनौती दी, अनेक लोगों ने, वसुबंधा ने चुनौती दी, और ये सब भी हुआ यहाँ। लेकिन इसका जो राजनीतिक उपयोग राजपूतों ने किया, उसके बाद सल्तनत काल में और मुगल काल में खूब इसका उपयोग हुआ, क्योंकि जाति के द्वारा समाज में शासन किया जा सकता था। वो बाहरी लोग थे, उन लोगों ने कहा कि अरे इसका ये तो बहुत काम की चीज़ है। मुगलों ने तो ऐसा किया कि इस्लाम में भी जातिकरण उसका प्रभाव आ गया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता की जो अकबर की नीति थी, जब राजपूतों से उन्होंने एकता की बात की तो कहा कि तुम लोग तो ऐसा धर्म है कि जो जिसमें भेदभाव नहीं है, आज तुम लोग सब नीच पतित को बैठाते हो। तो कहा कि नहीं, हम व्यवस्था करते हैं, हम यहाँ भी वर्गीकरण करते हैं। तो वहाँ भी असराफ, अरजाल, अजलाफ वगैरह की व्यवस्था हो गई। तो यह होते रहा, इस सबको हमको जानना चाहिए। दूसरी चीज़ नहीं, एक चीज़ जो मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जानना चाहिए। ब्रिटिश काल में 1857 के बाद अंग्रेज़ों को लगा कि हमको जाति व्यवस्था के उन्मूलन का जो हमने योजना बनाई थी, ये ठीक बात नहीं है, और जाति निरपेक्षता की नीति हमारी ठीक नहीं, तो इस्तेमाल करने की चीज़ है। तो उसने सबसे पहले कास्ट सेंसस 1881 में शुरू किया, और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने जब वह सत्ता में आते हैं, तो उसमें तो अंबेडकर भी थे, नेहरू भी थे। क्या ये लोग गलत थे? इन लोगों ने 41 में तो सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण नहीं हुआ था सेंसस, लेकिन 51 में हुआ, तो कहा कि नहीं, कास्ट सेंसस नहीं होगा। तो वो क्या बेवकूफ़ थे लोग? ये लोग मैं जानना चाहता हूँ। इस तरह का सेंसस जो है, यह समाज को प्रतिगामी मोड में ले जाने वाला है, और मैं समझता हूँ आप इसके राजनीति पर प्रभाव को बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। यह बल्कि दक्षिणपंथी तत्वों को
जो समाज के दक्षिणपंथी तत्व हैं उनको तो इकट्ठा कर दिया है। इनको जिनको इकट्ठा, क्या जाति के नाम पर कोई इकट्ठा हो सकता है? हमारे सामाजिक आर्थिक जो वैल्यूज हैं, जो हमारे सरोकार हैं, जो स्वार्थ हैं, उनको अगर नहीं यह किया गया तो इस जाति के नाम पर इतना बेवकूफ़। मंडल कमीशन की बात करते हैं, एक ध्रुवीकरण हुआ था, तो मंडल कमीशन में एक स्वार्थ भी तो था कि उसके पीछे नौकरियां थी कि नौकरियों में आरक्षण हमको मिलने वाला है। मंडल 2 में हुआ कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलने वाला है। इसमें क्या हुआ? हमने तो अपनी बर्खास्तगी स्वीकारी है। यह नीतीश कुमार जाति के मामले में जब 11 में इन्होंने जब लाया था सवर्ण आयोग, उसमें भी गलत है, हमने उसमें भी विरोध किया था। और उसी का पार्ट 2 है यह जातिवार आरक्षण। सवर्ण आयोग ने जो काम किया था, वही सवर्ण आयोग का क्या रिजल्ट आया? कोई नहीं है, उसका कोई राजनीतिक प्रभाव भी नहीं पड़ा। राजनीतिक प्रभाव यही पड़ा कि नीतीश कुमार थोड़ा कमजोर हुए। और मैं समझता हूं कि इसका कोई प्रभाव राजनीति पर, चुनाव पर नहीं पड़ने जा रहा है। अच्छा, एक जातिवार जनगणना तो हो रही है, वो हमारे चाहने और आपके हाँ, नहीं चाहने से नहीं, हाँ ठीक है, हाँ, वाला नहीं हो तो शुरू हो चुका है। तो अब ये देखना ये है कि जो पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन ने 39 सीटें जीत ली थी। और उसमें आप देखें कि अगर पूरा एनडीए गठबंधन का सीटों का जब ब्यौरा है, अगर जातिवार अगर देखें तो उसने 13 सवर्णों को टिकट दिया था। 40 में 13 सवर्ण उसके उम्मीदवार थे। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या आपको लगता है कि जब जातिवार जनगणना के आंकड़े आएंगे तो टिकट के बंटवारे में, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, इन दलों पर कोई दबाव रहेगा? क्योंकि उस समय ये चीज़ें सतह पर आ गई होंगी कि किसकी आबादी कितनी है, वो आधिकारिक रूप से वो आंकड़ा सामने होगा। तो ये इसका क्या असर होगा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, यह कम सब लोगों को मालूम है कि जाति के वह आंकड़े क्या हैं, यह दशमलव वगैरह में ही यह होगा। अब ऐसा नहीं है कि उदाहरण के लिए मैं कह दूं कि यादव समाज, तो यादव जाति जो है, जो संख्या हम लोग जानते रहे हैं और बिहार की जनता जो जानते रही है, अगर मान लिया कि कोई 10% है तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा वह 10.6% हो गया या 9.8% हो गया। इससे ज़्यादा का पॉइंट से ज़्यादा का अंतर आने वाला नहीं है। कमो बेश सब लोग जानते हैं कि किसकी कितनी आबादी है। जो बिहार में है वह लगभग सब लोग जानते हैं। ये इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, मैं नहीं समझता हूँ। और ऐसे भी मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि बिहार में जाति है या और भी देश के हिस्सों में जाति है, लेकिन जाति की जो भूमिका थी वह ख़त्म भी हो रही है। एक समय में थोड़ा सा हुआ यह था कि कांग्रेस की जो राजनीति थी वह सवर्ण राजनीति मोटे तौर पर थी, और वो समय शिक्षा नहीं थी वगैरह कुछ नहीं था। तो जब चेतना आई अस्मिता मूलक जो लोगों में यह आया, तो कहा कि हमारे लोग क्यों नहीं हैं धारा सभाओं में, वोट का अधिकार तो सबको है। तो इसका एक ध्रुवीकरण हुआ और वह एक दौर लगभग समाप्त हो गया है। मैं यहाँ फिर एक बार कह दे रहा हूँ कि जातियाँ किस रूप में बदलती रहती हैं। अभी यादव ऐसे देखिए, जाति और जाति वर्ग दो चीज़ कोई स्थिर इकाई नहीं है। स्थिर इकाई नहीं है। आप नीतीश कुमार ने जाति की घोषणा की और एक अखबारों में आया कि इसको लेकर के मैं बहुत चिंतित था कि एक मुख्यमंत्री को इस रूप से नहीं करना चाहिए, लेकिन किया क्या, फिर भी जो किया वह हकीकत है। किया यह कि उन्होंने अपनी जाति घोषित की। कौन सी जाति घोषित की? वह जाति घोषित की जो पिछले 100 साल में बनी है, क्योंकि वह पहले अवधिया थे, लेकिन 100 साल में जाति का वर्गीकरण हुआ। अवधिया है, समसमार है, कोचैसा है, घमैला है, अगर तमाम तरह की जो जातियां हैं तो उन सब मिल करके एक जाति ग्रुप बना, वर्ग बना, कुर्मी। अब वो कुर्मी उन्होंने घोषित किया। अब उसके बाद दूसरे टर्म में जब हमारी जो संवैधानिक स्थिति बनी, मंडल कमीशन ने एक तय किया, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, वहाँ सी फॉर कास्ट नहीं है, सी फॉर क्लास है। तो जातियाँ, वह पहले भी कुर्मी भी एक वर्ग बनाओ, जाति वर्ग है, जाति नहीं है। यादव जाति नहीं है, जाति वर्ग है। कुशवाहा जाति नहीं है, 100 साल पहले कुशवाहा था ही नहीं। इसमें कई तरह की जातियों का एक वर्ग बन गया है। यह फिर ओबीसी अब बना। अब कहीं कोई जाता है क्या, आप ओबीसी से हैं, वह ओबीसी नेता है। लालू यादव ओबीसी नेता है। नीतीश कुमार को बाहर में लोग
कुर्मी उर्मी नहीं जानते, ओबीसी नेता है। मेरा कहना था कि लोगों को जातिवार गणना करानी थी तो वो वर्ग वाइज करना था, वह ओबीसी के कितने लोग हैं इसकी गणना होती, और इससे होता कि जाति मिटती भी और ओबीसी का एक रूप भी आता और नया समाज बनता, आधुनिक समाज बनता। तो कुछ कैटेगरी बना लें, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल। कोई आता है हमारे यहाँ ऑफिसर आता है, क्या है, जी कृष्णैया, वो तेलंगाना के वो भी एससी कैटेगरी का था या एससी से था, उनकी जाति नहीं जानते हैं, वहाँ कौन सी उनकी जाति थी उत्तर भारत में जानते भी नहीं हैं लोग, लेकिन एससी थे। और एक ग्रुप बनता है, एक क्लास बनता है। और मैं जातियों के इस तरह से वर्गीकरण का समर्थक हूँ। तो ओबीसी का होता, ये कुर्मी, जादव, कोयरी, कहार का नहीं होता। यह गलत नीतीश कुमार ने या बिहार की सरकार ने किया है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर आज मौका मिला है तो मैं कह दे रहा हूँ कि कांग्रेस ने इसका समर्थन करके इतनी भारी भूल की है, जैसे साहबानो मामले का समर्थन, साहबानो मामले में दखलंदाजी करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट करके किया था। कांग्रेस को इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। वह बिल्कुल नेहरूवियन मोड से आकर के वह चरण सिंह के मोड में जो आ गई है, उससे भी अब आजकल के लालू मोड में आ गई है। वह उनके लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा करेगी। और मैं जातिवार गणना का मैं विरोध नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसका असर क्या पड़ेगा। मैं इसको वर्ग वाइज चाहता था, क्लास वाइज इसका चाहता था कि ओबीसी की गणना हो जाए, ये अलग अलग जातियों की नहीं हो जाए, एसटी की हो जाए, एससी की हो जाए, जनरल की हो जाए। जातियाँ मिट जाए, 3-4 ग्रुप रहता, उसके बाद एक हमारा क्लासिफिकेशन होता कि यह है, इसमें वर्ग भी है और जाति भी है, दोनों एक साथ घुला मिला हुआ है। और यही तो किया भी है। 100 साल में नीतीश कुमार ने जब अपने को कुर्मी बताया तो अवधिया से कुर्मी हो गया, अच्छी बात है, मैं तो इसका समर्थन करता हूँ। हम लोगों को भी, हर आदमी की कोई जाति है, तो हम लोगों की कोई जो उप जाति थी वो मिट गई। अब कायस्थों के बीच 12 तरह के कायस्थ थे, करण कायस्थ हैं, अम्बस्ट कायस्थ हैं, लेकिन आज सब लोग कायस्थ हैं, तो जाति वर्ग बन गया। तो इन सब चीज़ों को की जानकारी होनी चाहिए थी राजनेताओं को, जो नहीं के या में ये लोग कबायली चेतना के खाप पंचायती लोग, जो चरण सिंह ने जो एक जाति ग्रुप बनाया था, उन्होंने बनाया था अजगर, अहीर, जाट, गुजर और राजपूतों का एक क्लास संगठन बनाया। उसकी कॉपी की फिर गुजरात के एक नेता सोलंकी ने, माधव सिंह सोलंकी ने, उन्होंने कहा खाम, तो वहाँ क्षत्रिय जो हैं, राजपूत वहाँ ओबीसी में हैं, तो खाम, KHAM, तो K फॉर क्षत्रिय, H फॉर हरिजन, A फॉर आदिवासी, M फॉर माइनॉरिटी मुस्लिम। तो खाम करके उन्होंने पटेलों की राजनीति को चुनौती दी और ख़त्म कर दिया। तो यह हुआ है, हम सब देखें, लेकिन हमको भी इस दौर से बाहर निकलना है। ये तो 50 साल पहले, 40 साल पहले की बात होगी जी। ये अभी जो, लेकिन जो आपने खुद कहा कि कांग्रेस ने इसका समर्थन करके भारी भूल की है, तो अभी जो देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस समर्थन में आ गई है, लेकिन केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसने तो शुरू से ही कह दिया कि नहीं, हम नहीं करवाएंगे इसको, राज्यों को अगर करवाना हो तो वो करवाएं। तो इसको ये एक तरह से ये भी माना जा रहा है राजनीतिक जगत में कि जो बीजेपी की जो हिंदुत्व की जो राजनीति है, उस हिंदुत्व की राजनीति का एक काट भी है जातिवार जनगणना। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं कि हिंदुत्व की जो राजनीति है, जिसके आधार पर जो गोलबंदी हो रही है, उस गोलबंदी को के लिहाज से आप कैसे देखते हैं इसको? वो हिंदुत्व की राजनीति से इसका क्या मतलब है? जाति कोई हिंदुओं के बीच थोड़े है, केवल मुसलमानों में है। जो ओबीसी का जो मान्य जो रूप है, 54% लोग हैं। तो 54% लोगों में करीब 45-40% लोग ही हैं हिंदू ओबीसी, बाकी तो 8% मुस्लिम ओबीसी हैं, और उनको रहना भी चाहिए। हम तो मुस्लिम ओबीसी का समर्थन मैं करता हूँ, क्योंकि मुसलमानों में हिंदुओं से ज़्यादा भयानक भेद है, जातिवाद भेद ज़्यादा है। क्योंकि मुसलमान जो वहाँ, चूँकि उस दौर में, अब हिंदू मुसलमान से मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि उस दौर था, उसमें सामंतवाद ज़्यादा
गठित हो गया था, सुगठित हो गया था, और उन लोगों ने ज़्यादा विभेद पैदा किया अपने जिस दौर में वो आए थे। तो उसने पहली बार मेहनत कश जातियों को उन लोगों ने कमीना कहा। माने काम, कमीना माने काम करने वाला, मतलब कमीना गाली बन गई। अब गाली हिंदुओं के, उसके पूर्व के, अब देखिए, अब फिर मैं कहूँगा तो हिंदू मुसलमान ने, दरअसल हम समय से इसको लेते हैं, कोई समय से कुछ होता है। अब वो एक समय में हिंदू थे, फिर या मुस्लिम आए, फिर अंग्रेज आए, तो वहाँ भी मुसलमानों के बीच भी है। इसलिए हिंदुत्व की राजनीति जो आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व की राजनीति से विकसित होगी, नेहरू और अंबेडकर की क्या राजनीति थी? हिंदुत्व की राजनीति थी। अंबेडकर ने और नेहरू ने क्यों इसको इग्नोर किया था, क्यों करना चाहता? और ये सब चीज़ों को जो जानते नहीं हैं, अब बीजेपी करे, बीजेपी नहीं करी है, वहाँ एक जिम्मेदार सत्ता है, जो लोग थोड़ा सा जो भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वहाँ कुछ अफसरों की राय लेते हैं। यहाँ तो अफसरों की राय पर अपनी राय जब लाद दे रहे हैं, किसी से कोई न समाज विज्ञानियों को बैठाया गया, न कुछ किया गया, किसी से कोई राय नहीं ली गई। इसके लिए तो पहले एक कमेटी बैठानी चाहिए थी। हम लोग भी कितना जानते हैं, जितना आप इस पर काम करने वाले लोग जानते हैं कि जातियों को किस रूप में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। इसके लिए तो जो इस पर काम कर रहे हैं लगातार, वो ज़्यादा बढ़िया से काम कर सकते हैं। वो लोग पढ़ते थे, लिखते भी थे। ये लोग तो दिन रात जाति के व्याकरण करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वह राहुल गांधी नेहरू नहीं है, और नरेंद्र मोदी या कांग्रेस या और जो सत्ता में जो लोग हैं, ये लोगों के बल पर यानी वहाँ कम से कम एक दबाव है कि क्या करना है और कहाँ जाना है हमको। बहुत सारी चीज़ें क्या बदल गई है, क्या विदेश नीति ही हमारी बहुत ज़्यादा तो नहीं बदल गई है पहले से, कमोबेश थोड़ा बहुत वही चल रहा है जो हम लोगों ने यह किया था 50 के 60 के दशक में जो किया था, लगभग वही चल रहा है आज भी। रूस से दोस्ती वैसे ही है, वैसे दिस दैट। ये लोग जो समझते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति हो जाएगी, अगर किसकी राजनीति हो जाएगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर केंद्र की सरकार ने इसे अपने को निरपेक्ष रखा है तो मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो ठीक काम है। मैं मुझसे ज़्यादा न नीतीश कुमार न लालू प्रसाद ने अपने स्वार्थ की राजनीति की है। मैंने कोई स्वार्थ के लिए नहीं किया। इन मुद्दों पर मैं लगातार काम करते रहा हूँ। हमारी एक सोच है, उसको व्यक्त कर रहा हूँ। हमको जाति रखना नहीं है, जाति का उन्मूलन करना है, और हमको उत्पीड़ित जो तबके थे उनका उद्धार करना है। हम जातियों के आधार पर दुख को बांट करके नहीं देखते हैं। जाति भी एक मसला है कि इसके आधार पर भी शोषण होता है। हमको हमारा ध्यान उस पर भी है। अंबेडकर ने यही शिक्षा दी थी। अंबेडकर ने सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है, आप पढ़े ना, इन लोगों ने पढ़ा है, 16 में लिखा है, एक जाति पर एक लेख लिखा है, कास्ट पर, अंबेडकर ने, और उसको भी पढ़ लें। एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो एक बुकलेट है की तरह है, उसको लोग पढ़ लें। अंबेडकर की चिंता यह नहीं थी कि वह जाति को रखें, जातिवाद का विरोध कर रहे थे वो। और उन्होंने जब सावरकर ने पतित पावन मंदिर बनाया कि इस मंदिर में कोई भी जा सकता है, दलित भी जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं गए, क्योंकि जाना हमारा ये नहीं, इसलिए नहीं कहा कि मंदिर में हम जाएंगे तो दूसरे लोग फिर नहीं जाएंगे, सवर्ण लोग नहीं जाएंगे, और नहीं सवर्ण जाएंगे तो फिर वो दलितों का, अछूतों का मंदिर केवल हो जाएगा। और ये तो वर्ग विभाजन होता ही रहा है, ऐसा तो अलग थलग किया ही गया है। एक और उदाहरण बताता हूँ अंबेडकर का। जब मुंबई था, जो बम्बई था, बम्बई सरकार थी, तो उस समय गुजरात और महाराष्ट्र अलग नहीं हुए थे। उस सरकार ने फैसला लिया कि हरिजनों के लिए अलग हॉस्टल बनेंगे। उन्होंने विरोध किया, अंबेडकर ने। हालांकि कांग्रेस ने बनाया, आज जैसे नीतीश कुमार कर रहे हैं, और उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उससे नुकसान हुआ। उनका कहना था कि हम तो पहले हमको रखते ही आए थे गांव के दक्षिण में अलग थलग लोग, और जब आधुनिक समाज बन रहा है तो हम अलग थलग नहीं रहेंगे, हम साथ रहेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन इक्वलिटी के लिए और इकट्ठे होने के लिए हम संघर्ष करेंगे। यह आधुनिक सोच है। हमको समाज को एक बनाना है, हिंदुस्तानी समाज बनाना है। अमीर गरीब वर्ग के आधार पर जरूर होंगे, लेकिन जाति के आधार भी पुरानी कबायली चीज़ है। इसको हमको ध्यान रखना है कि हम किस दौर में हैं। अच्छा, आपकी पहचान एक अस्मितावादी लेखक, राजनीतिक के रूप में रही है, और आप मानते हैं कि जो धारा सभाओं में प्रतिनिधित्व का भी सवाल था, वो सवाल भी ऐतिहासिक रूप से हल हुआ है। लेकिन
ये जो पूरा परिप्रेक्ष्य है जातिवार जनगणना का, रिप्रेजेंटेशन का और हिंदुत्व की राजनीति का, तो आपको नहीं लगता है कि क्या आज की तारीख में जो हिंदुत्व की राजनीति के नाम पर जो गोलबंदी हो रही है, जो ध्रुवीकरण हो रहा है एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ, तो ये अस्मितावादी लेखक होने के नाते, राजनीतिज्ञ होने के नाते, आपको नहीं लगता है कि इन चीज़ों का मुकाबला करने के लिए आपके पास कोई इस तरह का सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी होना चाहिए? है ना, बन रहा है, तो अब बन रहा है। आज बीजेपी किन की गलतियों से आई है? बीजेपी आई है कांग्रेस की गलती से और समाजवादियों की गलती से। 1886-87 में जब साहबानो मामला आया था, साहबानो मामले पर हस्तक्षेप किसने किया था? राजीव गांधी ने। साहबानो मामले पर हस्तक्षेप किया कि एक विडो को मिल गया, उसको अधिकार थोड़ा सा खोरिश मिला था उसे, और वह जब उसने सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था, उस पर धारा सभा में ला करके, संसद में ला करके और उसको निरस्त करके अध्यादेश लाया, कहा कि नहीं, इसको जो पूर्व की स्थिति में ही यह रहेगी, जो इसे मुस्लिम कानून जो तय करेगी वह करेगी। यह बहुत ही खराब चीज़ था। वही कि आप धर्म की और पुराने तरीकों की, संवैधानिक तरीकों की नहीं, पुराने तरीकों की आप वकालत कर रहे थे। कानून की अवहेलना कर दी आपने, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसका नतीजा क्या हुआ? इन्होंने समझा कि पूरे मुसलमानों का हमको समर्थन मिल जाएगा। नहीं मिलता है। वह मुसलमानों का जो पुरोहित और जो कुलीन तबका था, वह इसकी वकालत कर रहा था। हिंदुओं का कुलीन तबका एक जो है, वह हिंदुत्व की वकालत करता है, वह निचला तबका नहीं करता है, वह इक्वलिटी की वकालत करता है। और मुसलमानों का भी जो कॉमन तबका जो है, वह कभी भी राष्ट्र जिस मोड में गया है, पूरे देश जिस मोड में गया है, जिस लहर में गया है, उसी में वह मुसलमान भी रहता है, अलग नहीं रहता है। 71 में, आप चुनाव की राजनीति में मैं बता रहा हूँ, 1971 से मुझे याद है, 1971 में पूरे देश ने अगर इंदिरा गांधी का समर्थन किया, बहुमत जो इंदिरा गांधी के साथ था, उसमें मुसलमान भी थे। 77 में इंदिरा गांधी का विरोध किया तो उस विरोध में भी मुसलमान थे। 80 में फिर इंदिरा गांधी जब आई तो या कि पूरे देश के बहुमत ने उसका समर्थन किया, मुसलमानों ने भी समर्थन किया। 84 में अगर एक दंगा हुआ था, सांप्रदायिक दंगा हुआ था सिखों के खिलाफ, लेकिन बावजूद उसके सतर्क होना चाहिए था मुसलमानों को कि वो भी एक दूसरे माइनॉरिटी के साथ इस तरह हुआ है, लेकिन फिर भी देश के लिए मुसलमानों ने इसका साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया। मुसलमानों ने गलती कहाँ की है? मुसलमान तो हमेशा मुख्य धारा के साथ रहे। मुख्य धारा से तो अलग हमने किया उनको, कि हम पर विश्वास किया, और इसी कांग्रेस ने सोए रहे राव साहब, अब मस्जिद का कोई महत्व नहीं था, वह मुसलमान भी तो वहाँ नहीं जाते थे, और बात अगर कुछ ढंग से होती तो वह सवाल ख़त्म हो सकता था। इन लोगों ने करने की कोशिश नहीं की। इसका नतीजा हुआ कि मुसलमान धीरे धीरे अलग हुए। अलग होकर के समाजवादियों के पास आए कि इनके पास कुछ विचार होगा, तो इन लोगों ने कहा कि हमारे ही जात के प्रभाव में आओ, तो उसके गलत लोगों को इन लोगों ने प्रमोट किया। बिहार और यूपी में लालू और मुलायम ने किसी भी पढ़े लिखे और होशियार और एक जागृत जैन मुस्लिम नेतृत्व को नहीं आगे किया, गलत लोगों को आगे किया, क्योंकि उनसे इनको सहयोग लेना था। फिर धीरे धीरे उसके खिलाफ भी ऐसा नहीं है कि मुसलमान समाज लोग प्रचारित करते हैं कि इससे काफ़ी इन गुंडों को समर्थन मिला। जी नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। मुसलमान मनुष्य और धर्म मानते हुए भी उसमें मैं तो बार बार कहता हूँ कि मुसलमानों में भी एक सामाजिक सुधार आंदोलन की ज़रूरत है, और चला है वहाँ भी। सूफीज़िम का पर हमने बहुत अध्ययन किया है, और सूफीज़िम और ये सब मुसलमानों ने तो धर्म को कुरान से बाहर कर दिया था। कुरान कहता है कि संगीत की ज़रूरत नहीं है, और सूफीवाद जो भारत के इस्लाम का 80% सूफीज़िम से पलता है, और वह मस्जिदों से बाहर है। वो उसको मज़ारों पर ले आया कि जहाँ हिंदू मुस्लिम सब आवे, और वहाँ कहा कि संगीत की मनाही है। कुरान में तो कहा कि यहाँ तो संगीत ही हमारा केंद्रक है, कव्वाली। तो इस विद्रोह को तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने उसको कभी प्रमोट नहीं किया। वहाँ भी चल रहा था। वह गालिब जैसा शायर है, मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है।
आज कोई कह दे तो मुंडी काट लेगा लोग। ऐसा नहीं है कि वहाँ धार्मिक और राजनीतिक सामाजिक सुधार नहीं हुए हैं, हुए हैं। भारत हिंदुओं के बीच भी हुए हैं। हमको तो इन सब को इकट्ठे प्रमोट करना है। और ये जो देख रहा हूँ मैं, हिंदू मुस्लिम एकता का सिद्धांत नहीं, मैं भारत की जनता की एकता चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता होकर के हम जादव कुर्मी एकता नहीं, हम चाहते हैं किसानों की एकता। हम नहीं चाहते हैं कि वह जादव कुर्मी कोयरी फलना फलना की एकता हो, जी नहीं। किसानों की एकता हो, मजदूरों की एकता हो, क्लास वाइज एकता हो, भारत की जनता की एकता हो। यह जब उद्देश्य हमारे राजनेता रखेंगे, आप देखिएगा कि उसके बाद क्या स्थिति होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि मैं अस्मिता मूलक राजनीति का समर्थक रहा हूं, मैं आज भी हूं और ज़्यादा गहरे रूप में हूं। ये लोग तो अपने स्वार्थ के लिए हैं, चुनाव के लिए हैं। मैं देख रहा हूं कि एक भी कोई ब्राह्मण हो या एक दलित हो या कि एक मुसलमान हो, व्यक्ति और अपने पूर्व के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण क्यों दबाया जाए। ब्राह्मणों के किसी काल में कभी किसने किसका शीशा डाल दिया था कान में, और किसने सम्मुख का किसने मुड़ी काट लिया था। अब इसको लेकर के हम जानेंगे जरूर, लेकिन इसको लेकर के ये आज हमारा का यथार्थ नहीं है। हमारा यथार्थ यह है कि आज स्कूल और कॉलेज में दलित और ब्राह्मण एक साथ पढ़ रहे हैं, हमें खुशी होती है। इसको प्रमोट करना है, हमको तो इसे प्रमोट करना है। हिंदू मुसलमान एक हो रहे हैं, उसको प्रमोट करना है। और हिंदू मुस्लिम कर नहीं कर रहे हैं, वह आजकल तो अब नाम भी में भी एक क्रांति हुई है, होनी चाहिए। वो भी हिंदी बोल रहे हैं, सीख रहे हैं। हम तो देख रहे थे किसी मुस्लिम नेता का, मैं अभी देख रहा था, याद नहीं है, कोई गुंडा टाइप ही नेता है यूपी का, लेकिन वह शुद्ध हिंदी में, तत्सम हिंदी में बात कर रहा था। सुनिश्चित किया जाता है लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह की बात। जमहूरियत की जगह पर लोकतंत्र बोल रहा है, सुनिश्चित शब्द बोल रहा है। तो हिंदू भी सीख रहे हैं कुछ जो बेहतर शब्द हैं जो अरबी फारसी के, क्यों नहीं सीखने चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जो इतिहास को कुरेदने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो आपने काफी उदाहरण दिया कि किसी के कान में शीशा डाल देने की जो बात है, उसको आप फिर से क्यों आप नहीं चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तो ये दूसरी तरफ एक राजनीति है जो ये सिर्फ यही बताने में लगी हुई है कि कहाँ कोई कितने मंदिरों को तोड़ा गया, कितने को हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। देखिए वह एक दूसरी चीज़ है। देखिए ये लोग जो है ना, वह आप जो कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, वहाँ इशारा कर रहे हैं। इसमें नेहरू और अंबेडकर दो ही आदमी थे जो हम आज़ाद भारत में जो ढंग से सोच रहे थे। ये लोग अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो इसमें जो समाजवादी और जो कम्युनिस्ट लोग भी हैं, एक अनेक गलतियाँ करते रहते हैं, समाज को जानते नहीं हैं। देखिए अब हिंदू मुस्लिम एकता, यह सिद्धांत 1920 के दशक में बना, और उसे थोड़ा सा पहले मैंने 16 में लखनऊ समझौता हुआ था, 1916 में लखनऊ कॉन्फ्रेंस हुआ था, और जो हिंदू मुस्लिम मुसलमानों को पहली बार रिजर्वेशन देने की बात आई थी। वह दौर कौन था? वह दौर था कि 2 और 1 के अनुपात में हिंदू मुस्लिम भारत में थे। भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। 1947 में धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हो गया, एक पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, फिर जो पाकिस्तान एक हिस्से में। अब उसके बाद कुछ लोग जो चाहते हैं कि हम उसी मोड में हिंदुस्तान के सामाजिकता को रखेंगे, नहीं रहेगा ना। अब बिहार से जैसे ही आदिवासी बहुल इलाका झारखंड अलग हो गया, छोटा नागपुर का जो हमारा इलाका था, अब बिहार में फिर आदिवासी कल्याण समिति बनाने का क्या मतलब है ही नहीं हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ रिजर्वेशन भी उनके लिए 9% था, वह घाट के 1% कर दिया गया। तो ये तब्दीली लाए है ना। वह तब्दीली मुसलमानों का 2-1% जो था हमारा, वो ख़त्म हो गया, उनके अलग बंटवारा हो गया। अब उस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता नहीं रह सकती थी। वह दरअसल मुसलमानों को ज़्यादा ज़रूरत थी सेकुलर विचारों की, क्योंकि अब हिंदुस्तानी हो तो उसमें यह धर्म के मामले से न देखा जाए, लेकिन जो कुलीन मुसलमान थे उनको लग रहा था कि अभी भी उसी गांधीवादी तरीके से देखा जाएगा।
नहीं देखा जा सकता था। यह वह अब उसकी पृष्ठभूमि ही नहीं थी। कम्युनिस्ट लोग भी उसी या में रहे। मेरे जैसे लोग यह सोचते हैं कि इन लोगों ने नई परिस्थितियों को समझा क्यों नहीं। और अंबेडकर और नेहरू दोनों मान रहे थे कि अब सेकुलरिज्म की ज़रूरत हिंदुओं से ज़्यादा उनको है, मुसलमानों को है, लेकिन वो पर्सनल लॉ बोर्ड और फलाना ठिकाना का लेकर उनको ज़्यादा आधुनिक बनना था। और इस बात को न कांग्रेस ने कांग्रेस में जो एक दूसरा ग्रुप था वह चाहता था कि हिंदू मुस्लिम एकता वाला, गंगा जमुनी संस्कृति वाला, साझा संस्कृति वाला भाव बनते रहे। मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे मित्र वीर भारत तलवार हैं, विद्वान आदमी हैं और वो झारखंड आयु मार्क्सवादी हैं मोटे तौर पर। उनकी किताब रस्सा कस्सी देखिए, ये क्या है साझा संस्कृति? यह कुलीन हिंदुओं और कुलीन मुसलमानों का एक मेल जोल है। गंगा जमुना संस्कृति, क्या गंगा जमुना संस्कृति? दो को पानी को मिला दिया जाएगा तो वो गंगा जमुनी नहीं रहेगा, वो एक हो जाएगा, चाहे गंगा हो जाएगा चाहे जमुनी हो जाएगा। समझ गए ना? जिसका बहुलता दूध में अगर एक सेर दूध में एक छटाक पानी मिला दीजिएगा तो दूध में मिल जाएगा, वो दूध का हिस्सा हो जाएगा। और एक सेर पानी में 1 किलो पानी में अगर 5 ग्राम दूध मिला दीजिएगा तो पानी का हिस्सा हो जाएगा। तो आदमी वो ये सब चीज़ों को सोचना चाहिए। अब नहीं जो सोचते हैं वो, हम तो मनुष्य को मनुष्य देख करके यह करते हैं। ये लोग मुसलमानों का वोट लेना है, जादुओं का वोट लेना है, पिछड़ों का वोट लेना है, अपर कास्ट का वोट लेना है। ऐसे राजनीति आप करने का समय हमारे समझ से चला गया है। और जो लोग भी कर रहे हैं वह हम समझते हैं कि आज नई पीढ़ी से पूछिए, किसी के परिवार में भी जो बच्चे वो पूछते हैं कि ये क्या है ओबीसी, ये क्या है अपर कास्ट, ये एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 क्या है? यह हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता है। मार्क्स ने क्या कहा था, या ऐसे भी कहते हैं कि जाति का मतलब एक ही है कि जन्म से जिसका रिश्ता हो। तो हम तो जन्म से रिश्ते को ही ख़त्म करना चाहते हैं। मनुष्य है यही बहुत है, वह उसको ख़त्म कर दो, उसको कोर्ट में डाल दो, उसका माता पिता का नाम भी हटा दो। और अब जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो तो यह भी सवाल है, कबीर का क्या जाति होती? वो तो कहीं शायद लहरतारा किनारे रखे हुए थे, उनकी जाति क्या होती? हमको समाजवादियों ने, कम्युनिस्टों ने, कांग्रेस के जो उसके जो प्रगतिशील तबके थे, तो उन लोगों का यह था कि जातिवाद विनाश की तरफ हमको बढ़ना था। अंबेडकर ने जातिवाद विनाश की बात की थी, जातिवाद को बनाए रखने की बात नहीं की थी। हम तो जाति को इसलिए स्वीकारते हैं कि बीमारी है, बीमारी को स्वीकार करो और उसको हॉस्पिटल भेजो बीमार को, लेकिन हॉस्पिटल में ही छोड़ मत दो, हमको जल्दी से जल्दी निकालना है। जाति है समाज में, जाति के सवाल को लेकर के हम तुरंत काम करेंगे और इसको जल्दी से जल्दी जाति मुक्त बनाएंगे। यह योजना हमारी है कि नहीं है? अगर नहीं है तो हम धोखा दे रहे हैं, भविष्य को धोखा दे रहे हैं और नहीं चलने वाला है। ये आते रहे लोग, लेकिन भारत की जनता जो है, मैं बार बार कहता हूँ कि इस भारत की अनपढ़ जनता ने भारत को बनाया है, यहाँ के मेहनत कश जनता ने भारत को बनाया है। आज भी मेहनत कश जनता, हम तो गांव में देखता हूँ कि एक कोई औरत आती है, कोई आती है कि उसको अगर शादी ही किसी ने कर लिया है, पूरी औरतें खड़ी हो जाती हैं कि तो शादी कर लिया है तो इसको निभाओ। किस जाति के है आप? सोनिया गांधी पर ये लोग हल्ला करते रह गए, सोनिया गांधी विदेशी है। अरे सोनिया गांधी ने भारतीयता हासिल की है, वहाँ ये विवाह किया है, यहाँ उसके बच्चे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई भारतीयता हासिल नहीं की जा सकती? तब तो जन्म से जोड़ते हो। ये लोग जो कह रहे थे, कौन कह रहा था? जॉर्ज फर्नांडिस कह रहे थे, हमारे मुलायम सिंह यादव कह रहे थे और दूसरे लोग कह रहे थे, सोशलिस्ट लोग कह रहे थे वो विदेशी है। विदेशी क्या होता है? भारत कहाँ से बना है? भारत बना है, जाति के सवाल पर ही मैं कह रहा हूँ। आप देखिए, भारत बना है, अगर भारत का निर्माण भारत दरअसल एक विचार है, थॉट है, और अगर इसका निर्माण हुआ है सांस्कृतिक रूप से अगर कहें तो भारत शब्द से, जैसा कि एक फिक्शन कथा है, गढ़ा गया है। क्या है? तो भरत दुष्यंत का बेटा है और शकुंतला का। कौन है शकुंतला? शकुंतला मेनका की बेटी थी जो परलोक की थी, आज की तरह इटालियन समझ लीजिए। और उसकी बेटी है, और उसे जो पैदा हुआ है, बाप इसको तो पहले पहचानने से इनकार कर दिया था, बाद में इसने अंगूठी भूल गई थी और क्या हो गया था एक बड़ी खूबसूरत और दारुण कथा है, करुण कथा भी है।
बाद में उस भारत के नाम पर जिसको कोई अपने पिता का नाम ढूंढने में समय लग गया, पहचान का मारा हुआ था, पहचान पत्र ही उसका खो गया था अंगूठी। और यही तो हमारा सवाल है। और वहाँ इसलिए पहचान पत्र का जब सवाल आया था, मैंने कहा कि नहीं, जो भी भारत में रहता है भारतीय है, वह यहाँ के परिंदे हों कि यहाँ के पशु हों कि ये इंसान, तो बासिंदे, इसका तो सवाल ही नहीं है, ये तो हैं ही। और जो एक बार कहता है कि हम भारतीय हैं, उसको हम कितने कमज़ोर हैं कि कहते हैं कि नहीं तुम भारतीय नहीं हो। हम तो सबको भारतीय मानते हैं और जल्दी से जल्दी हमको भारतीय होना है, इंडियन होना है, और ये सब भेदों को मिटाना है, ख़त्म करना है। हम इस ओर बढ़ना चाहते हैं। इसलिए अंतिम सवाल है कि आपने एक राजनीतिक संबंध था आपका नीतीश कुमार से, वो ख़त्म हुआ। एक राजनीतिक संबंध था आपका लालू यादव से, वो ख़त्म हुआ। तो आने वाला जो चुनावी साल है, उसमें आपकी राजनीतिक भूमिका क्या होगी? आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? नहीं, मैं उनके साथ कुछ मूल्यों के लिए था, और वह जब कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो उसकी व्याख्या में मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कुछ, जब वहाँ था तो उसके कुछ कारण थे, और नहीं हूँ तो उसके भी कुछ कारण हैं। तो आज मैं भविष्य की बात आप कर रहे हैं, तो उन्हीं उद्देश्यों के लिए मैं काम करूंगा जो उत्पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, गरीब हैं, हाशिए के लोग हैं। उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कैसे काम किया जा सकता है, वो हमारे बनते हुए हिंदुस्तान में, यह हिंदुस्तान केवल पूंजीपतियों का नहीं हो जाए, वह कुछ मौलवियों का नहीं हो जाए, मुल्लों का, पादरियों का, पुरोहितों का नहीं हो जाए, यह बाबा जी लोगों का हिंदुस्तान नहीं हो जाए। हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान मुख्य रूप सबका रहे, उसमें बाबा जी और मुल्ला जी भी रहें, लेकिन हिंदुस्तान मूल रूप से इसका जो नीति निर्धारक तत्व हो, वह यहाँ के मेहनत कश लोग हों, जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, कारीगर हैं, जो हिंदुस्तान को गढ़ रहे हैं, रच रहे हैं। ये लोग दरअसल हमें हमारी राजनीति के मुख्य धारा में, हम यही चाहेंगे, हम इसी के लिए काम करेंगे। ठोस रूप से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राजनीतिक रूप से कोई जुड़ाव आपका होने जा रहा है कि नहीं आने वाले समय में? क्योंकि 2 राजनीतिक जुड़ाव तो आप तोड़ चुके हैं, अब कोई नया जुड़ाव आपका होने वाला है? देख रहा हूँ, संभावनाओं की तलाश कर रहा हूँ कि यह कोई इस तरह का यह बनता है कि नहीं बनता है, कि जो मैंने कहा कि जो उपेक्षित और इस तरह के जो लोग हैं, मेहनत कश तबके के जो लोग हैं, जैसा कि मैंने कहा कि, और जो उपेक्षित उत्पीड़ित लोग हैं, वो लोग, हाशिए के लोग राजनीति में कैसे आएंगे, इनके लिए कोई मंच उपयुक्त कैसे हो सकता है। नहीं होगा तो मंच बनाते रहे हम लोग। हम तो बहुत पहले बिहार परिवर्तन मोर्चा बना करके काम कर रहे थे, इन लोगों के साथ तो मैं नहीं था, और वो उस समय इन लोगों से भी फिर मेल जोल हुआ और कुछ दूर तक साथ चलने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने जब 2005 में जब सरकार बनाई थी, तो एक एजेंडा था कि राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद को अलग रखने का, और फिर दूसरा एजेंडा था कि नए बिहार के निर्माण का। तो उस नए बिहार के निर्माण के लिए आए थे, कुछ अच्छे काम भी हुए। निचले स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को जैसे आरक्षण मिला, 50% आरक्षण उनको मिला, क्षैतिज आरक्षण मिला, यह बहुत अच्छी बात थी। इन लोगों का यह हुआ। शिक्षा में सुधार के वादे को इन्होंने नहीं पूरा किया, भूमि सुधार के वादे को नहीं पूरा किया। आ गए सवर्ण आयोग की रिपोर्ट लेकर के, हमारा विरोध हुआ, हम हट गए। लालू प्रसाद ने कहा था कि नहीं, हम अब बदल रहे हैं, तो हमने विश्वास किया, लेकिन बदल नहीं रहे हैं। उनका वही परिवारवाद। अभी हम तो जब गए थे तो हमने तो वहाँ बदलने की कोशिश की। हमें जब जुड़ा और सबसे पहले वहाँ काम किया, हम कहा कि इस परिवारवाद से आपको मुक्ति लेनी होगी। तो लालू प्रसाद का भी पोस्टर वहाँ से हटा था, तस्वीरें हटी, राबड़ी देवी वगैरह सबकी तस्वीरें हटी। हम कहा कि तेजस्वी जी आप अकेले लड़िए। और यह जो जाति विषयक जो मामला था, वह EWS का हम विरोध कर रहे हैं, फलना कर रहे हैं, यह सब लोग जो मनोज झा कौन जा करके वहाँ हंगामा मचाए हुए थे कि हम जातिवादी उभारों को क्रम के किसको डाउन कीजिए, यह फिर चला गया। मंडल आयोग की सिफारिशें 90 में लागू हुई, 30 साल कोई आंदोलन नहीं चलता है, ख़त्म कीजिए इसको। और रोजगार का मामला जब लाया,
फिर 10 लाख रोजगार वगैरह वगैरह सब लोगों ने मीट कर रोजगार का मामला आया। फिर कहा कि जो नए राजनीतिक दलों आपका वोट भाग गया, दलित पिछड़ों का वोट भाग गया है, माले वगैरह से समझौता किया। इस सब का एक समन्वित फायदा आया इकट्ठा होकर के कि रोजगार के मामले को उठाया। तो पहली बार लगा कि यह आरजेडी बदल रही है, यह लालू से कुछ अलग है उनका बेटा, यह थोड़ा अच्छी बातें करता है, रोजगार के मामले उठा रहा है। और यह पहली बार बिहार की राजनीति इधर 30 साल के बाद वह जाति के मुद्दे से अलग हट के रोजगार के मुद्दे पर आई थी। और इसमें तो करिश्मा था कि थोड़े से वोट के लिए वो लालू जी जिम्मेवार हैं। उसके 70 सीटें कांग्रेस को नहीं दी जाती तो बिहार में सरकार बन जाती। तो हमने तो यहाँ भी अच्छा काम किया, लेकिन हम ही को मजबूर कर दिया गया वहाँ से हटिए। हमको मजबूर किया वहाँ से हटिए इसलिए कि वो सारे लोग इकट्ठे थे, कहा कि ये तो लालू प्रसाद लग रहा है कि ही अलग थलग पड़ रहा है। तो उसमें जो लोग थे, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि राजद में जनता दल यू से ज़्यादा तपे तपाए कार्यकर्ता वहाँ हैं, ज़्यादा सेकुलर लोग वहाँ हैं। उसका नेता इतना गड़बड़ है, इतना गलत, इतना मायोपिक है कि वह उसके रहते कोई उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए मैं अलग हो गया। हम कोई वहाँ बंधुआ मजदूर थोड़े थे। आज मैं पूछ रहे हैं तो हम काम करेंगे। नीतीश कुमार के साथ है कि यह नीतीश कुमार जो 94 में थे वो नीतीश कुमार आज नहीं है, जो 2004-05 में थे वह भी नहीं है। एक लगता था कि नीतीश कुमार पर भरोसा होता था कि आदमी कुछ बिहार के, एक बार बार कहते थे कि मुझे बस एक टर्म चाहिए। 17 साल से हैं, 17 साल बहुत होता है। आप देखिए तो कि 17 साल में रूस कहाँ चला गया, चीन कहाँ चला गया। बिहार को 17 साल के बाद भी अभी भी झोला फैलाए हुए हैं कि हमको स्पेशल दर्जा दो। क्यों? हम दूसरों को सपोर्ट करेंगे। 17 साल में स्थिति हम ये ला दिए होते, लेकिन ये गलत काम लगातार कर रहे हैं। आप विचार क्यों नहीं करते हैं? अब एक फैसला लिया कि हम शराब पीने से मरने वालों को हम 1 पैसा नहीं देंगे, फिर कुछ दिन के बाद कह रहे हैं कि देंगे। आप जी कृष्णैया हत्याकांड में जो अपराधी सजाए, आप हमने न मैंने देखा न आपने देखा है, वह कोर्ट ने देखा है। ऐसे परिचय मेरा भी है थोड़ा बहुत आनंद मोहन जी से, अच्छे आदमी हम लगते हैं। लेकिन अगर किसी या में कोर्ट ने तय किया है और एक ऐसे अपराध में जो एक तेलंगाना का एक गरीब परिवार का आदमी, दलित परिवार का आदमी यहाँ आया था, वो सीधे कुछ मामले से लगा हुआ भी नहीं, तो दूसरी जगह सरकारी गाड़ी से सरकारी मीटिंग में भाग लेने के लिए आया हुआ था, केवल इसलिए कुचल दिया आपने कि वह दलित था। दलित था नहीं, सरकार का प्रतीक क्या? वह किसी अपर कास्ट का होता, वह किसी यादव कुर्मी परिवार का होता तो उसको मारने की जरूरत वो कर सकते थे क्या वो लोग? क्योंकि तुरंत कास्ट टेंशन बढ़ जाता। वो बेचारा था, दक्षिण का एक दलित, उसके लिए गोलबंदी नहीं हो, उसके लिए उससे कोई डर है इसको मार दो, उचित मामला है, बेचारा है। और उसको आप कानून में संशोधन करके उसको बाहर करवा रहे हैं, तो आपको कैसे कोई विश्वास करेगा कि कहते थे कि आपका जो जुमला था, नारा था कि न हम किसी को बचाएंगे न किसी को फंसाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे ना। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके विचार महत्वपूर्ण होते हैं। और विचारों में जब डगमग होता है तो व्यक्ति भी गड़बड़ाने लगता है। हम तो यही कहते हैं, नीतीश कुमार अच्छे आदमी हैं, लालू प्रसाद भी अच्छे आदमी होंगे। हम व्यक्तिगत रूप से दोनों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, स्वस्थ रहें, ज़्यादा दिन जिए, लेकिन अच्छी बातें भी सोचें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मणि जी। अभी हम लोग मणि जी से सुन रहे थे कि जातिवार जनगणना का क्या राजनीतिक असर होगा, और इन्होंने उस पर बहुत विस्तार से बातें की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग फिर अगले किसी कार्यक्रम में जुड़ेंगे आपसे। पुनः आपको धन्यवाद।